दिख रहा है? हाँ भाई। चेहरा नहीं दिख रहा आपका? ना कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई साहब, अब खाली इतना दिख रहा है सर। और थोड़ा सा पीछे कर देंगे तो आ जाएगा पूरा, ठीक है। हाँ, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था उसमें बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग क्या हैं उन पर हमारा जो है वो ध्यान था, जिसमें हमने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के जो उपयोग हैं उनको हमें क्रम से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर आता है उस क्वेश्चन पेपर में विभिन्न प्रकार की यूटिलिटी पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पिछले मीट के पेपर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के आए हैं और उसमें भी यूटिलिटी वाले पार्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक को पिछले लेक्चर में, उसमें हमने बताया था आपको कि किस प्रकार से ह्यूमन इंसुलिन का उपयोग या ह्यूमन इंसुलिन का निर्माण हम बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से करते हैं। ह्यूमन इंसुलिन प्राप्त करने की जो विधि है उसमें हमने बताया ये डायग्राम में, ये डीएनए जो है उस डीएनए से ये वो कोशिका है जिससे हमें क्रोमोसोम में स्थित डीएनए का वह टुकड़ा प्राप्त करना है जो इंसुलिन हार्मोन बनाता है। तो ये एक डिजायर सेल है, आवश्यक कोशिका है। उस कोशिका में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा, उस डीएनए से हमने उस टुकड़े को काट के अलग किया जो इंसुलिन हार्मोन बनाने के लिए जिम्मेदार है। हमारी प्रत्येक कोशिका में ऐसे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। हर कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, उन 23 जोड़ी गुणसूत्र में से किसी एक विशेष गुणसूत्र के एक विशेष जीन द्वारा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। उसका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उस इंसुलिन हार्मोन को बनाने वाले जीन को निकालते हैं और निकाल करके किसी दूसरे बैक्टीरिया के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देते हैं और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जैसे ये होस्ट सेल में पहुंचता है, होस्ट सेल के अंदर पहुंच करके वह उस नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। ऐसे होस्ट सेल को हम कल्चर मीडिया में रखते हैं और ये होस्ट सेल जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगी, बहुत सारी नई कोशिकाएं बनाएगी, तो जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने इसमें डाला है वो भी मल्टीप्लाई करके बहुत सारी संख्या बन जाएंगी। इस प्रकार ये जो बैक्टीरिया का जो कल्चर मीडिया में हमने कॉपी तैयार की हैं वो सभी उस जीन युक्त होंगी जिस जीन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्थित है और वह रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन हार्मोन बनाने में सक्षम है। जैसे जो है ये सेल्स का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है तो फिर इन कोशिकाओं के अंदर स्थित जीन द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए से विशेष तरह का एमआरएनए बनाया जाता है और वह एमआरएनए प्रोटीन यानी इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। इस प्रकार इंसुलिन हार्मोन बना करके हमने बहुत सस्ते में इंसुलिन हार्मोन की दवाइयाँ या कैप्सूल या इंजेक्शन तैयार कर लिए, जो लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। ये बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है मनुष्य के हेल्थ संबंधी कार्य में। इसके बारे में पहला जो अध्ययन हम देखते हैं वो शुरू हुआ था 1922-23 के आसपास में, जब इंसुलिन हार्मोन की खोज हुई थी और इंसुलिन हार्मोन कहाँ पर मिलता है उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की गई थी। और इंसुलिन हार्मोन की जानकारी प्राप्त होने के बाद आज हम लिली द्वारा आर्टिफिशियल कल्टीवेशन जो हीमोलिन के नाम से आता है इंसुलिन का, वहाँ तक पहुँच गए हैं और उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जबकि पहले एनिमल्स की डेथ के बाद ही हमें इंसुलिन प्राप्त होता था, जब हम उसकी पैनक्रियाज निकाल करके उससे हार्मोन को सेपरेट करते थे। तो इस प्रकार जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है बायोटेक्नोलॉजी का वो उसका आर्थिक पार्ट है, इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं। इकोनॉमिक कंसर्न्स के तहत ही हम
बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होने वाली रिसर्च पे पैसा खर्च करते हैं ताकि हम उससे लाभ प्राप्त कर सकें। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज है वो ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो टॉपिक चल रहा था उन टॉपिक में बायोटेक्नोलॉजी के लाभ के बारे में पढ़ रहे थे। उस लाभ में कौन कौन से लाभ होते हैं उनके बारे में अभी पढ़ने के बाद फिर बायोटेक्नोलॉजी से कौन कौन से नुकसान हैं उन पर भी हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी जीन में हम बदलाव करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो उससे हमें लाभ तो मिल रहा है। निश्चित तौर पे हमें विभिन्न प्रकार के लाभ, जैसे कम समय में ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ बॉडी की मिल रही है, कम समय में ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ प्राप्त हो रही हैं। तो उन जीन से जो हमने काम कराया उन जीन में छेड़छाड़ के कारण कुछ डिसएडवांटेज भी थे, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया के जीन जिसमें हमने ब्यूटी कॉटन वगैरह तैयार किए थे, तो उनको जब अब कोई इंसेक्ट खाता है उन पत्तियों को, तो उन इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में छेद हो जाती है और उन इंसेक्ट की मृत्यु हो जाती है। तो अब हमने ब्यूटी कॉटन तैयार किया। अब ब्यूटी कॉटन तैयार करने के बाद हमारा प्रोडक्शन अच्छा हुआ, एक विषय हो गया। लेकिन उस ब्यूटी कॉटन की लीव्स को खाने के बाद जो हानिकारक इंसेक्ट हैं उस कॉटन के लिए वो तो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन वो इंसेक्ट हमारे लिए कहीं दूसरी जगह पर लाभदायक हैं, उनके विषय में हमने अध्ययन नहीं किया। और जब अब नए अध्ययन आए तो पता चला कि बहुत सारी बटरफ्लाई की वैरायटी हैं, जैसे मोनार्का है। तो मोनार्का बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर लार्वे हैं उस ब्यूटी कॉटन की पत्तियों को से जो नुकसान है कि मोनार्का के लार्वे नष्ट होने लगे और बटरफ्लाई के सर्वाइवल का खतरा शुरू हो गया। तो इस प्रकार से हम एक ऐसे पौधे को उगाते हैं जिससे हमें कॉटन मिल रहा है, लेकिन दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि उस पौधे के तैयार होने से उस पर उन पौधों पर सर्वाइव करने वाले बहुत सारे इंसेक्ट या फिर भूख से नष्ट हो जा रहे हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक एजेंट उनके अंदर पहुंच जाने के कारण वो मृत हो जा रहे हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन कराया जाता है, जिससे बहुत सारे पौधों की फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, बहुत सारे पौधों में पॉलिनेशन बंद हो जाएगा, बहुत सारे पौधों में फलन बंद हो जाएगा। ऐसे नुकसान से बचना भी जरूरी है। इसलिए हम बायोटेक्नोलॉजी का जो उपयोग वाला पार्ट है उसके साथ साथ में उससे होने वाले हानि पर भी डिस्कस करके काम करेंगे तो बेहतर होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमने शुरू में पेस्टिसाइड्स के तौर पर डीडीटी का प्रयोग किया। शुरू में डीडीटी बहुत अच्छा काम की, लेकिन बाद में एक चेंज आया, मॉस्किटो में डीडीटी के प्रति प्रतिरोधी प्रजातियाँ तैयार हो गई। तो ऐसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स अगर उनमें प्रतिरोधी वैरायटियाँ तैयार हो गई हैं तो ऐसे में हमारा जो प्रयास है वो भी बेकार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने जो है हर्बिसाइडल जो रेजिस्टेंट जीन है जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, ऐसे जीन पौधे में डाल दिए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि पौधे की ग्रोथ तो ठीक होने लगी, लेकिन लंबे समय में क्या हुआ कि वो जो जीन है जब उन हर्ब्स में पहुंचा तो वो खरपतवार भी प्रतिरोधी क्षमता युक्त हो गए। तो जब खरपतवार को नष्ट करने के लिए आपने अपनी फसल के पौधों जैसे मक्का है, तंबाकू है, कॉटन के पौधों में ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार कर लिए थे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, लेकिन कुछ समय बाद उन खरपतवारों ने भी ट्रांसजेनिक विधि, नेचुरल ट्रांसजेनिक विधि द्वारा अपनी प्रतिरोधक क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो जब वो प्रतिरोधक क्षमताएं उसकी बढ़ जाएंगी तो ऐसे में आपका इतना सारा जो खर्च किया गया ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में या ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में, अब वो जो खरपतवार हुआ वो और ज़्यादा प्रतिरोधी क्षमता वाला तैयार हो गया, तो आपका ये पूरा रिसर्च भी बेकार हो जाएगा और खरपतवार और ज़्यादा क्षमता के साथ में नुकसान पहुंचाने लगेंगे। तो इसलिए हमें जो डिसएडवांटेजेस हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स के उनको भी अध्ययन करना जरूरी है, या ट्रांसजेनिक एनिमल्स के जो डिसएडवांटेजेस हैं
उनको भी पढ़ना जरूरी है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सुपर सीड तैयार करके हम क्या कर लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के जैसे गोल्डन राइस तैयार किया, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए भी मिल रहा है और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहा है। अब गोल्डन राइस जरूरी नहीं कि सबको सूट करे, हो सकता है गोल्डन राइस में जो आपका विटामिन ए मिल रहा है उसके प्रति कुछ लोगों में एलर्जी की शिकायत मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे जो ग्लूटिन जो प्रोटीन होता है गेहूं में उसके प्रति कुछ लोगों में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, या कुछ लोगों में उसके प्रति एलर्जी की क्षमता विकसित हो जाती है। तो शुरू में जो गेहूं हमारा था उसमें ग्लूटिन कम था। जब एम.एस. स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान गेहूं की वैरायटी में सुधार किए तो उसमें ग्लूटिन में बदलाव हुआ और वो ग्लूटिन के प्रति बहुत सारे लोगों में एलर्जी की शिकायत देखने को मिली। इसी प्रकार से बैक्टीरिया में एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको नुकसान पहुंचाने वाले जीन जब हम पौधों में डाल देते हैं तो बैक्टीरिया का वो जीन जब पौधों के सेल में पहुंच गया और पौधों से वो इंसेक्ट को प्रभावित कर रहा है तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन प्रभावित हो रही है, सुपर वीड्स तैयार हो जा रहे हैं। उस प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड के प्रति प्रतिरोधकता क्षमताएँ बढ़ती जा रही हैं पौधों या जंतुओं में, तो हमारा जो प्रयास है वो बाद में किसी निरर्थक हो जाता है। इसीलिए हमें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो करना चाहिए, लेकिन उसके नुकसान पर अध्ययन करने के बाद ही उनको फील्ड में उतारना चाहिए। अब एडवांटेजेस में हमने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे एडवांटेजेस की एक लंबी लिस्ट है, और ऐसा नहीं है कि जिन एडवांटेजेस के प्रति हम सोच रहे हैं वो एडवांटेजेस जो है हमें जो मिल रहे हैं उसके बदले में हमें नुकसान नहीं हो रहा। जैसे हम देखते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन करने वाली अच्छी ब्रीड हम काऊ की तैयार करते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन तो अच्छा होता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि काऊ में हो सकता है कि जो प्रतिरोधी क्षमता है वो घट जाए। गाय में जो प्रतिरोधी क्षमता जब घट जाएगी तो उसको विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ आपको देनी पड़ेंगी, उनका खर्च बढ़ेगा, और साथ में जो दवाइयों के हेवी मेटल्स हैं वो उसके मिल्क के माध्यम से आपके शरीर में पहुंच करके आपकी भी हेल्थ को प्रभावित करेंगे, तो उसके ड्रॉबैक्स भी साथ में जुड़े हैं। लेकिन हमारा जो आज जो घर पर पढ़ने का उद्देश्य है उसकी एप्लीकेशन क्या है, उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता के बारे में ही आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे। आपने पढ़ा है कि इस बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हम डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी तैयार कर देते हैं, रोग प्रतिरोधी क्षमता युक्त विभिन्न प्रकार के सीड तैयार करते हैं। वो सीड जो रोग प्रतिरोधक क्षमता युक्त हैं वो अगर हम बोते हैं तो हमारे विभिन्न प्रकार के उत्पादन अच्छे होंगे। दूसरा, विभिन्न प्रकार की जो वैक्सीन हम तैयार करते थे अभी तक, तो वैक्सीन को हम इंजेक्शन के रूप में देते थे। आज हमारा जो प्रयास चल रहा है कि एडेबल वैक्सीन तैयार करें बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से, जिनको हम टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में खा लें तो आसानी से वो हमारे शरीर में पहुंच जाएंगे। या आपने ओरल पोलियो ड्रॉप देखा ही है, माउथ में एक ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी के आप देखते हैं, तो 2 बूंद के माध्यम से वो सीधे सीधे ब्लड में टंग से एब्जॉर्ब होकर पहुँच जाए। तो ये आसान तरीके से कोई दवा हमें शरीर में वैक्सीन पहुंच जाए, इंजेक्शन का दर्द ना मिले, इस दिशा में लगातार प्रयास चल रहा है। एडेबल एंटीबायोटिक दवाइयाँ तो आप देख ही रहे हैं, उनका उपयोग करते हैं, लेकिन एडेबल इम्यूनोग्लोबिन्स तैयार करके इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ तैयार करें। एडेबल इंटरफेरॉन्स तैयार करके प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने के लिए लगातार प्रयास बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हम फाइटो रीमीडिएशन के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। फाइटो रीमीडिएशन जो शब्द यूज किया जाता है उसका अर्थ है कि मिट्टी में जो विभिन्न प्रकार के हेवी मेटल्स बढ़ गए हैं उनको मिट्टी से निकाल करके अलग किया जाए। ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मिट्टी में फैल जाता है, वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं, उन टॉक्सिन्स के कारण सामान्य खेती वहाँ पर नहीं हो पाती,
कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स ही वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। ऐसे प्लांट्स में वह जीन डाल दिया जाए जो मिट्टी से उन टॉक्सिन्स का एब्जॉर्ब कर ले और उन प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए टॉक्सिन धीरे धीरे मिट्टी में टॉक्सिसिटी को घटाने का काम करेंगे और जिससे हम मिट्टी को वापस रीस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस दिशा में भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम ऐसे प्लांट्स तैयार करें जो विभिन्न प्रकार के हेवी मेटल को एब्जॉर्ब कर लें और एब्जॉर्ब करके मिट्टी की टॉक्सिसिटी को कम कर दें और मिट्टी की टॉक्सिसिटी कम करके हम मिट्टी को पुनः उपयोग करने लायक बना लें। ऐसे विधि कहलाती है फाइटो रीमीडिएशन। इसमें हम विभिन्न तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं और प्लांट्स में ऐसे जीन्स को डाल करके टॉक्सिन्स को मिट्टी से एलिमिनेट करने की क्षमता विकसित की जा रही है और इसमें काफ़ी कुछ सफलता मिल भी चुकी है। बहुत सारे ऐसे पौधे तैयार किए हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल एरिया में तैयार करते हैं और वो हेवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करके मिट्टी से बाहर करने का काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई हमारा जो भोजन है उस भोजन की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा करके भी हम अपने भोजन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में भी बायोटेक्नोलॉजी लगातार काम कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि एक पोटैटो है, दूसरा टोमेटो है। अब पोटैटो और टोमेटो का उपयोग तो के बिना कोई सब्जी बनती नहीं है, आपको मालूम है। अब टोमेटो हमेशा मिलता रहे इस दिशा में प्रयास किया गया और उसका परिणाम ये है कि आज जो टोमेटो मिल रहा है उसकी आउटर स्किन हार्ड है, जल्दी वो गलता नहीं है, जल्दी ख़राब नहीं होता और लंबे समय तक हम टोमेटो को रख सकते हैं। ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी का परिणाम है। जबकि पुराना जो टमाटर था ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते थे, जल्दी गल जाता था। तो एक बदलाव तो हमने किया। दूसरा बदलाव क्या किया, पोटैटो जो था उस पोटैटो में टोमेटो का जीन डाल दिया जिससे पोमैटो बन गया और वो पोमैटो में क्या है कि हमें ऐसा आलू तैयार किया जिसमें टमाटर जैसी खटास भी हो, तो हमें टोमेटो को भी अलग से रखने की ज़रूरत ख़त्म हो गई और ऐसे टोमेटो को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। टमाटर की जैसी ख़राब होने की चिंता भी ख़त्म हो गई, आपकी मेहनत भी घट गई और अच्छी ब्रीड हमें तैयार करके मिल गई, उसको हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार की ट्रांसजेनिक प्लांट्स को तैयार करके हम बहुत बड़े लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो हमने गोल्डन राइस तैयार किया उसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन ए को जीन डाल दिया, तो चावल में हमें विटामिन ए भी मिल रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि ग्लूटिन प्रोटीन है, उसकी मात्रा अगर गेहूँ बढ़ा देते हैं तो गेहूँ हमारा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में अगर उसमें प्रोटीन भी मिलने लगे तो निश्चित तौर पे हमारी कैलोरी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है शरीर की, जिसमें मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मल्टीविटामिन का उपयोग किया जाता है। मिनरल्स का उपयोग कैटलिस्ट के रूप में हमारे विभिन्न सेल्स में किया जाता है। तो मिनरल्स और विटामिन्स की बहुलता वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड सबकी पोषकता युक्त अगर हमें कोई न्यूट्रिशनल फूड प्राप्त होता है तो हमें कम समय में कम मेहनत में ज़्यादा अच्छी कैलोरी वाला भोजन प्राप्त हो जाएगा और इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हम समय समय पर इस दिशा में करते हैं कि हमें अच्छे पोषक गुण वाले खाद्य पदार्थ प्राप्त हो सकें। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जब हम पौधों को बोते हैं तो पौधे मिट्टी से विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को अवशोषित करके हमें विभिन्न फल फूल जो भी उत्पाद है, अनाज, वो उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे पौधों को तैयार किया जाए जो मिट्टी की गुणवत्ता को खराब ना करें, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी सहायता करें और साथ में हमें उत्पादन भी ठीक ठाक मिल जाए। इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दाल लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रोजन की फिक्सेशन की क्षमता को बढ़ाते हैं
जिससे मिट्टी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और उस इसी तरह के गुण यदि हम पौधों में डाल दें तो मृदा की उत्पादकता बढ़ा करके प्लांट की सहायता से हम लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं और मृदा को भी रिवाइटलिटी दे सकते हैं, जीवंतता दे सकते हैं और मृदा को खराब होने से बचा सकते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी प्लांट और एनिमल्स की हम तैयार करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। उन डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिंथ या प्रोटोजोआ जैसे विभिन्न प्रकार के पैथोजेनिक एनिमल्स का इन्फेक्शन ना हो, ऐसी वैरायटियाँ अगर हम तैयार करते हैं तो उससे हम विभिन्न प्रकार के नुकसान से बचते हुए ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट में आपने पढ़ा होगा कि फ्लोरिकल्चर में हम इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। पुष्प उत्पादन में आप देखते हैं बहुत सारे पौधे फूल जो 12 महीने मिलते हैं, तो 12 महीने बहुत सारे फूल जो मिल रहे हैं उनके पीछे उनमें जीन में किए गए बदलाव हैं, क्योंकि हर फूल का, हर पौधे का एक निश्चित फ्लावरिंग टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पर उसकी फ्लावरिंग होती है, उसके बाद वो फ्लावरिंग बंद हो जाती है। लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो 12 महीने फूलते हैं, तो ऐसे जीन्स डाल करके हम पौधों में फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं जिससे हमें 12 महीने फूल मिल सके। फूल का विशेष कलर, फूल का विशेष साइज, फूल का लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबी उम्र हो जिससे जल्दी खराब ना हो, फूल में विशेष तरह की एरोमा युक्त ये खुशबू मिले, ऐसी सभी विशेषताओं को हम जीन इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से उसको तैयार कर सकते हैं। और ऐसा काम रोज़, टुलिप, लिली जैसे पौधों में किया भी है। लिली में विभिन्न तरह के कलर्ड फ्लावर्स तैयार करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। रोज़ में विभिन्न प्रकार के कलर और खुशबू पैदा करने के लिए पहले जैसे रेड रोज होता था, आज रोज के कई कलर हमें मिलते हैं। वो सब जो है इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कमाल है, जिससे हम ट्रांसजेनिक प्लांट बना करके और विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स को लंबे समय तक और हर सीजन में प्राप्त करते हैं और इससे एक भी प्राप्त करते हैं। इसी तरह से पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप तैयार करने के लिए हमने बैसिलस थूमिजेंसिस के जीन का उपयोग किया। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल बना करके हमने पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप तैयार की, जिससे विभिन्न प्रकार की कीड़ों से नुकसान से बचा करके हम फसल की उत्पादकता प्राप्त करें। ऐसी इन्वायरमेंटली कंडीशन के प्रति टॉलरेंट वैरायटी को तैयार करने में भी हम जो है इस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारी फसलें ऐसी हैं कि जो कम पानी में तैयार होती हैं। कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको पानी की अधिकता चाहिए, कुछ ऐसी फसलें हैं जो कम पानी में बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, और कुछ अच्छी ऐसी फसलें हैं जो कम पानी में भी सर्वाइव करती हैं। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि जैसा एनवायरनमेंट हो वैसा हमारे पास बीज उपलब्ध हो। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बारिश अच्छी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा सूखा ही रहे। ज़रूरी नहीं कि हमेशा टेम्परेचर का प्रभाव ना पड़े। तो अब टेम्परेचर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है पौधों में फ्लावरिंग में। जैसे टमाटर का फ्लावरिंग का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड पर टेम्परेचर का सीधा योगदान होता है, लेकिन गर्मियों में वो टमाटर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे में ऐसे टमाटर जो मई जून की 50 डिग्री या 45 डिग्री के टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकें, ऐसी ब्रीड तैयार की गई हैं जो टेम्परेचर के इफेक्ट, धूप के प्रभाव से टमाटर की फ्लावरिंग को बचाने का काम करते हैं। टमाटर में फ्लावरिंग को प्रभावित होने से बचाते हैं। तो आज गर्म मौसम में भी टमाटर प्राप्त हो सके, इस दिशा में प्रयास किया गया और उसके अच्छे बीज भी आज हमें मिल चुके हैं। इसी तरह से आप समुद्र के किनारे देखते हैं, समुद्र का पानी कभी कभी अंदर स्थलीय क्षेत्र में आ जाता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की खेती हम करते हैं। तो सलाइन वाटर जब यहाँ आएगा और सूखेगा तो साल्ट मिट्टी में बढ़ जाएगा, तो साल्ट की अधिकता वाले खेत ऊसर हो जाते हैं, वहाँ पर उत्पादकता घट जाती है। तो ऐसे प्लांट तैयार करें जो सॉल्ट टॉलरेंट हो, साल्ट का उनके
पौधों पर असर ना हो और प्रोडक्टिविटी बनी रहे, जिससे हम जो है उन क्षेत्रों में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। इसी प्रकार से कोल्ड रेजिस्टेंट प्लांट ज़्यादा ठंड होने पर उन पौधों की ग्रोथ प्रभावित ना हो, ठंड या पाले के कारण उनके फूल ना गिरें या बहुत ज़्यादा सूखे की स्थिति में भी पौधों में उस सूखे से लड़ने की क्षमता पाई जाए, ऐसे बीजों को हम तैयार करके, ऐसे पौधों को तैयार करके हम ज़रूरत के हिसाब से उनका उपयोग कर सकते हैं। और यही हमारे बायोटेक्नोलॉजी की लाभ हैं कि ऐसे सीड का उपयोग हम उन क्षेत्रों में करते हैं जहाँ सूखा है, जहाँ पर पानी की अधिकता है, वहाँ पर अधिकता वाले पानी की अधिकता में सर्वाइव करने वाले सीड को हम उपयोग करते हैं। जहाँ पर आपके हार्वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, जब तो वहाँ पर ऐसी क्वालिटी के फसल बोते हैं जिससे वो जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ख़राब ना हो। जैसे हमने टमाटर का बताया कि टमाटर को मार्केट तक पहुँचाने के लिए ज़्यादा समय अगर लग रहा है, तो हम ऐसे एक बीज को तैयार करें कि टमाटर जो है लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएँ। और लंबे समय तक अगर टमाटर सुरक्षित रहेगा तो निश्चित तौर पे उस टमाटर को हम मार्केट तक आसानी से पहुंचा लेंगे और उससे होने वाले नुकसान से हम बच जाएंगे। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ हम इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से बनाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मीट प्राप्त करना है तो मीट की या बॉडी की ग्रोथ, बॉडी वेट बढ़ाने वाले जीन्स को ट्रांसप्लांट करके ऐसी वैरायटी तैयार करते हैं कि हमें कम समय में ज़्यादा तेज़ी से वेट गेन करने वाले एनिमल्स प्राप्त हो जाएं। ऐसे जीन्स डालते हैं जिनमें एग, अगर हमें एग प्राप्त करना है तो उनमें प्रोडक्टिविटी एग की अच्छी हो जाए, या ऐसे जीन्स हम डालते हैं जिनसे अगर हमें मिल्क प्राप्त करना है तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। जैसे आप देखते हैं जर्सी है और बहुत सारी गाय हम तैयार करते हैं, उनमें मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें कम समय में ज़्यादा लाभ मिले। तो बायोटेक्नोलॉजी का लगातार उपयोग इस दिशा में किया जा रहा है। इस बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हम ट्रांसजेनिक प्लांट में खरपतवारों से लड़ने की क्षमता का विकास करके ज़्यादा अच्छी फसल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न दवाइयों को प्राप्त करने में ब्लड, मिल्क, यूरिन या सीड के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आवश्यक प्रोटीन, एंजाइम्स या अमीनो एसिड प्राप्त करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मिंग की तरह सहायता से हम ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट या दवाइयाँ या आवश्यक चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं, जिसको हमने आपको हीरोडिन के रूप में बताया था कि हीरोडिन जोंक में पाए जाने वाला एक ऐसा एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है। अब ऐसा हीरोडिन लीच में जो मिलता था, आज हमने क्या किया कि उस हीरोडिन को ब्रेसिका नेपस नामक पौधे के में ट्रांसप्लांट कर दिया, उस जीन को, हीरोडिन बनाने वाले जीन को। और ब्रेसिका नेपस में जब फ्लावरिंग के बाद उसके जो सीड मिलते हैं, उन सीड से हम हीरोडिन को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जो हीरोडिन हमें जोंक में मिल रहा था, आज हमें पौधे मिल रहा है। पौधे का कल्टीवेशन आसान है, उससे हम सस्ते में कम कास्ट पर हीरोडिन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल का उपयोग हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगातार करते जा रहे हैं और उस दिशा में हमारा प्रयास है कि हम एक लाभदायक बिजनेस के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करें। बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से आपके ग्रोथ हार्मोन तैयार किए जाते हैं जो बच्चों की विकास में सहायक हैं। बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से थायरॉक्सिन हार्मोन तैयार करते हैं, जिससे थायरॉक्सिन की टैबलेट तैयार की जाती हैं। तो थायरॉक्सिन की टैबलेट थायराइड की जो प्रॉब्लम है उनको कंट्रोल करने के लिए काम आती हैं। इसी की सहायता से हम बहुत सारे वो हार्मोन तैयार करते हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में काम आते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करने वाले हार्मोन हैं, वो भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल आप देख रहे हैं ऐसी दवाइयाँ अब तो आजकल ऐसी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं जो सीधे माउथ से चली जाती हैं और बॉडी में अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, हमें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे हम ऑपरेशन में भी ऐसे पेन किलर बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से तैयार करने लगे हैं
कि पहले जो पेन किलर के इंजेक्शन दिए जाते थे सर्जरी के समय में या एनेस्थीसिया दिया जाता था, आज वो एक बूंद आपने लिक्विड डाला और उस एरिया में कोई भी इंसिजन करेंगे कोई दर्द नहीं होगा। तो ऐसी जो दवाइयाँ तैयार कर रहे हैं उससे बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है और इस की सहायता से हम लगातार नए लाभ की दिशा में काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है।